हेलो बच्चों, मैं हूं अर्चित, आपका बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। वो है हमारा द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एज हमने जो लास्ट क्लास की थी उसमें हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर दिया था, जो था द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा और फिर हमने टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज के बारे में पढ़ा हुआ है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा दूसरा चैप्टर आपका, वो है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि हमने डिस्कस किया हुआ था बायोलॉजी बायोलॉजी यानी कि दो चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। कौन सी? प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फिर भाई फंजाई यानी कि फंगस हो गई। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम सबको एक ही चीज में तो रख नहीं सकते भाई, तो हमें सबको अलग अलग करके क्लासिफाई करना पड़ेगा भाई। तो सर, अरे सर, अलग अलग करेंगे तो बहुत ज्यादा पढ़ने को हो जाएगा। हाँ भाई, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर सबको एक में रख दिया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना पढ़ाई भाई। फिर तुम फंगस को देखोगे, एनिमल को देखोगे, बोलेंगे सर ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, तो दोनों एक साथ कैसे आ गए? सिंपल सी बात है ना भाई। अगर बायोलॉजी के सब्जेक्ट में मैंने आपको फिजिक्स दे दिया तो क्या होगा? सर ये बायोलॉजी, इसमें फिजिक्स कहाँ से आएगा? सेम ऐसा ही होगा अगर हमने फंजाई को एनिमल्स के साथ रख दिया, या तो बैक्टीरिया को एनिमल के साथ रख दिया, या तो बैक्टीरिया को प्लांट के साथ रख दिया, तो इसके लिए हमें उसको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट आई भाई। हाँ सर, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। बिना डिवीजन के कोई अच्छे से पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता ना। अगर मैं बोलूँ कि क्लास 10th के बच्चे, 11th के बच्चे और 12th के बच्चे एक साथ ही पढ़ेंगे, पॉसिबल है क्या? सर एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं है। सर 10th वालों का सिलेबस अलग, 11th का अलग, 12th का अलग। एग्जैक्टली इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, उसको क्लासीफाई करना पड़ा ना कि ये 10th के बच्चे हैं, ये 11th के बच्चे, 12th के बच्चे। सिलेबस सबका अलग अलग हुआ। सेम उसी तरह से हमने जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट थे उन सारे एनिमल्स को क्या कर दिया, उन सारे एनिमल्स को हमने कर दिया है अलग। इतना क्लियर है भाई? ओके। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ओके, अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो भाई बहुत अच्छी हुई, आपको यहाँ पर स्लाइड देखने को मिल रही थी मेरे पीछे। अब हम बात करते हैं भाई क्लासीफाई करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई भाई, कि भाई हम क्लासीफाई करें ही क्यों? तो फर्स्ट क्या आएगा भाई? मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है भाई, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। हमने बात कर ली थी हमारे वेरी फर्स्ट चैप्टर में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसमें हमने देखा था अप्रोक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है। उसमें से 7 to 8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है, उसमें से 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज क्या हुई है भाई? रिकॉग्नाइज हो चुकी है। तो सर 8 में से 2 लाख स्पीसीज आइडेंटिफाई हुई है, अभी भी 6 लाख बाकी है। लेकिन उस 8 में से 2 लाख स्पीसीज जो आइडेंटिफाई हो चुकी है, उस 2 लाख स्पीसीज को भी अगर हम एक साथ पढ़े तो क्या पता चलेगा? सर क्या बात कर रहे हो, यहाँ से मेरे से बायोलॉजी के 5 यूनिट याद नहीं रखे जाते, आप 2 लाख स्पीसीज के बारे में बात करो, कहाँ से याद रहेगा? एग्जैक्टली इसीलिए हमने उसको अलग अलग डिवीजन में डाला, अलग अलग किंगडम में डाला, अलग अलग उसको क्लासिफाई कर दिया। सर किंगडम मतलब वही ना, जो पहले एक राजा थे, वो रूल करते थे, ऐसा कुछ ऐसा ही समझ लो कि उस किंगडम में, और उसमें क्या था, एक राजा था और बाकी सब उसकी प्रजा थी। यहां पर क्या था भाई? एक है राजा, बाकी है उसकी प्रजा। अब यहाँ पर राजा क्या होगा? राजा वो होगा कि जो उस किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या हो गया? उसका राजा। अब हम उस किंगडम में फॉर एग्जाम्पल हम बात करें भाई एनिमल्स के बारे में। सर एनिमल्स, हाँ, तो अब एनिमल्स में हर एक इंडिविजुअल एनिमल के बारे में तो पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल सर नहीं पढ़ सकते। तो हमने क्या किया भाई, एक हर्बीवोरस लिया, एक कार्निवोरस लिया और एक ह्यूमन लिया। फिर क्या किया, बोला कि जितने भी हर्बीवोरस है उनकी सारी सिस्टम ऐसी ही होगी, जितने भी कार्निवोरस है उनका बिहेवियर ऐसा ही होगा, जितने भी ह्यूमंस है उनका बिहेवियर ऐसा ही होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर हर्बीवोरस कम्युनिटी का एक राजा मिला हमें, कार्निवोरस कम्युनिटी का एक राजा मिला, ह्यूमन कम्युनिटी का एक राजा मिला। उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया अपनी कम्युनिटी को। होता है ना, जैसे राजा होता है तो राजा का एक बड़ा दरबार होता है, वहां पर अलग अलग कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटर होते हैं कि मैं इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूंगा। तो हमारा एनिमल किंगडम है
उसमें अलग अलग कम्युनिटी है, वो क्या है हमारे फाइलम। वो क्या हो गए हमारे फाइलम हो गए, और उस फाइलम को अलग अलग लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं कि इस फाइलम का रिप्रेजेंटेटर ये है, जो क्या होता है कि ये बताता है कि मेरी कम्युनिटी के फीचर्स ये है। अगर हम मैमल्स के बारे में बात करें तो मैमल्स का एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन। तो भाई ह्यूमन भाई बोलते हैं कि जितनी भी ह्यूमन कम्युनिटी है उसके फीचर्स मेरे जैसे होंगे, यानी कि मुझे ही देख लो, जितने भी ह्यूमंस हो मेरे जैसे होंगे। फिर आता है कार्निवोर। तो सर कार्निवोर में क्या आता है, तो फॉर एग्जांपल ले लो लायन को, उसने बोला कि जितने भी कार्निवोर है वो सारे मेरे जैसे हैं। फिर आता है हर्बीवर। हर्बीवर में भाई हर्बीवर में आ गया भाई क्या है अपना रेबिट। रेबिट ने बोला जितने भी हर्बीवोरस है वो मेरे जैसे है। फिर आता है रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में बोलते हैं लोग क्रोकोडाइल। तो जितने भी क्रोकोडाइल है वो मेरे जैसे है, लेकिन जितने भी रेप्टाइल्स है क्या वो मेरे जैसे है? नहीं। क्यों? क्योंकि रेप्टाइल अलग, क्रोकोडाइल आता है रेप्टाइल में ही, लेकिन क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर हार्ट है, बाकी सारों के पास 3 चेम्बर हार्ट है, तो ये थोड़ा अलग होता है। तो क्रोकोडाइल बोलता है मैं रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन रेप्टाइल्स को नहीं, मैं अपनी अलग कम्युनिटी के साथ चलूंगा। वो क्या है उसका क्रोकोडिनियल कम्युनिटी। तो रेप्टाइल में कैलोटिस यानी कि जो हमारी गार्डन लिजर्ड होती है वो रिप्रेजेंट करती है। तो सब अलग अलग फाइलम में हर कोई अलग अलग क्या करता है भाई उसको रिप्रेजेंट करता है कि हम कुछ ऐसे दिखते हैं, हमारा फीचर्स कुछ ऐसा है। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, अब उसको हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो क्या हमारे लिए इजी हो गया ना स्टडी की कोई एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ लो तो उस कम्युनिटी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसको आपको उसका आपका क्या हो जाएगा एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि भाई हाँ इस कम्युनिटी के सारे एनिमल्स कुछ ऐसे ही होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो 19-20 का फर्क तो रहता ही है भाई, 19-20 का फर्क तो भाई रहता ही है, लेकिन मेजोरिटी कैरेक्टर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके साथ मैच होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, कोई एक ही एनिमल को पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन करने की नीड हुई। दूसरा क्या है, नीड ऑफ ग्रुपिंग। तो भाई कैटेगराइजेशन इज द ओनली वे टू क्रिएट अ ऑर्डर आउट ऑफ इमेंस नेचर चाओस, यानी कि भाई इतना बड़ा है, अगर हमने उसको कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया तो उसके बगैर हमारा स्टडी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी स्पीसीज है, सबको एक साथ हम नहीं पढ़ सकते। और क्या किया भाई, क्लासिफिकेशन अनलॉक्स द एबिलिटी टू स्टडी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिलेशनशिप एंड इवोल्यूशनरी पाथ्स, यानी कि आप समझ लो कि भाई मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया, अब मैंने बोल दिया कि क्लासिफिकेशन अनलॉक नहीं हुआ है, तो क्या होगा, स्टडी कर पाओगे तुम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी कर पाओगे? क्या हो क्या सर आप क्या बोल रहे हो, कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिलेशनशिप? बायोलॉजिकल रिलेशनशिप मतलब एक हर्बीवोरस और एक कार्निवोरस के बीच का रिलेशनशिप, या हम ऐसा बोल सकते हैं उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसकी फूड चेन, ये सारे क्या उसके बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स है। अब हम ये बोलते हैं कि एक हर्बीवोरस ग्रास पे डिपेंड करता है, हर्बीवोरस पे कोई कार्निवर डिपेंड करता है, और उस कार्निवर पे उसके एपेक्स प्रेडेटर यानी कि बिग कैट्स हो गए या बिग प्रेडेटर्स हो गए वो डिपेंड करते हैं। तो एक ये फूड चेन बन रही है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि अगर हमने ग्रुपिंग नहीं किया होगा तो हमें सबको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। कितना डिफिकल्ट होगा, सोचो कि हमें रेप्टाइल्स के बारे में भी याद रखना है, मेमल्स के बारे में भी याद रखना है, कार्निवोरस के बारे में भी याद रखना है, आर्थ्रोपोड यानी कि इंसेक्ट्स के बारे में भी याद रखना है, अमीबा के बारे में भी याद रखना है, वायरस, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, सब के बारे में एक साथ याद रखना है। और पॉसिबल नहीं है सर, आप इसको डिवाइड कर दो तो इजी रहेगा, क्योंकि हम सबको अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ हम मैच कर सकते हैं कि हाँ इसका कैरेक्टर्स ऐसा है इसका ऐसा है, तो ये दोनों अलग हो गए तो हमारे लिए इजी रहेगा। और फोर्थ क्या है भाई, अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ फंडामेंटल फॉर द नीट with significant weightage on taxonomic kingdoms and their characteristics। क्यों भाई, ये है नहीं है मैंने डाला हुआ है कि नीट के लिए क्यों क्यों, क्योंकि भाई नीट में किंगडम के रिलेटेड, उसके कैरेक्टर्स के रिलेटेड, उसके टेक्सोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता बेटा। ठीक है, तो वाई डू वी क्लासीफाई ऑल दिस ऑर्गेनिज्म, तो उसके 4 रीजन है। पहला तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, तो इजी चीज है भाई, अर्थ होस्ट एंड ओवरवेलमिंग डाइवर्सिटी ऑफ द डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल लाइफ, बहुत सारी बायोलॉजिकल लाइफ प्रेजेंट है। फिर क्या है, दैट्स व्हाई इट नीड्स फॉर अ ग्रुपिंग, अब ग्रुप कर दिया तो हमारे लिए स्टडी इजी हो गई, और स्टडी इजी हो गई तो हम नीट में भी स्कोर कर सकते हैं भाई। अरे वाह सर, ये तो आपने हमारा काम बहुत अच्छा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, द इवोल्यूशन ऑफ टेक्सोनोमी।
यानी कि भाई हम सबको पता है कि टेक्सोनोमी में जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था वो केरलस लिनियस जी ने दिया था, वो सब पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। ओके, तो अब क्या सर, अब क्या करें हम, ये तो पढ़ लिया है, तो भाई अब आती है टेक्सोनोमी की बारी। टेक्सोनोमी यानी कि क्लासिफिकेशन की बारी। तो सबसे पहले एक बंदा था जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, उनका नाम क्या था? सर एरिस्टोटल। सर एरिस्टोटल। उनको एक और नाम से बुलाया जाता है, इनको बुलाया जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी। क्यों? क्योंकि टेक्सोनोमी इन्होंने ही सबसे पहले दी थी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई फादर ऑफ, हाँ अरे भाई, फादर ऑफ टेक्सोनोमी तो कौन होगा भाई? एरिस्टोटल जो है हमारे फादर ऑफ टेक्सोनोमी है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था भाई? उन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? सिंपली फिजिकल डिवीजन ऑर्गेनाइज लाइफ स्ट्रिक्टली इनटू द प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि उन्होंने क्या किया था भाई? दो किंगडम में क्लासिफिकेशन दिया था। कौन से दो किंगडम में क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने? फर्स्ट इज अ, ओके, तो यहां पर हम बोल सकते हैं भाई टू किंगडम। कौन से दो किंगडम थे भाई वो? तो सर एक था किंगडम प्लांट और एक था किंगडम एनिमल्स। ओके, अब इन्होंने क्या बोला कि प्लांट को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं भाई। प्लांट को भी हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से सर? तो एक उन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया भाई? एक उन्होंने बोल दिया हब, श्रब और ट्री। मतलब कि उन्होंने क्या किया, जो एरिस्टोटल थे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन किसके बेसिस पे दिया? उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया सिर्फ और सिर्फ उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि भाई अगर छोटा है तो हब, अगर उससे थोड़ा बड़ा है तो श्रब, और उससे बड़ा है तो ट्री। फिर वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, 7 फीट का हो या 70 फीट का हो, वो क्या गिना जाएगा? ट्री गिना जाएगा। तो सबसे छोटा हब, उससे थोड़ा बड़ा श्रब, और उससे जितने भी बड़े उन सबको क्लासिफाई किया उन्होंने एज अ ट्री। इतना क्लियर है? तो एरिस्टोटल ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो उन्होंने बोला था किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लांटिया को उन्होंने फर्दर 3 जगह में डिवाइड किया। कौन से? हब, श्रब और ट्री। तो उन्होंने क्या किया? एनिमल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, विथ रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। मतलब कि जितने एनिमल्स के पास रेड ब्लड से वो अलग हो गए, जिनके पास रेड ब्लड नहीं है वो अलग हो गए। तो इसका एग्जांपल इन्होंने क्या बोले थे भाई? तो जैसे भी हम ह्यूमंस हो गए, फिर लायन हो गया, यानी कि सारे एनिमल्स। ठीक है, विदाउट रेड ब्लड में उन्होंने क्या बोला था भाई? विदाउट रेड ब्लड कौन होता है भाई? कि भाई ऑक्टोपस हो गया, फिर सम इंसेक्ट्स हो गए। तो ये क्या है? विदाउट रेड ब्लड वाले उनका ब्लड रेड नहीं होता। एक और है जेलीफिश। ठीक है, उनके पास, उसके पास भी रेड ब्लड नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया? एरिस्टोटल ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एक बोल दिया किंगडम प्लांटिया और दूसरा बोल दिया किंगडम एनिमलिया। उन्होंने प्लांट किंगडम को फर्दर 3 में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब और ट्री। और किंगडम एनिमल को उन्होंने फर्दर 2 में डिवाइड किया। कौन सा? विथ रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। विथ रेड ब्लड में उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे ह्यूमन हो गए, लायन हो गए, बर्ड्स, यानी कि भाई और भी रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए। ये सारे इन्होंने विथ रेड ब्लड बोला। और विदाउट रेड ब्लड के एग्जांपल ऑक्टोपस हो गए, हमारे इंसेक्ट्स हो गए, हमारी जेलीफिश हो गई। वो क्या हो गए? विदाउट रेड ब्लड। यानी कि जो एरिस्टोटल थे उन्होंने 2 किंगडम दिया था, ये 2 किंगडम प्लांटिया, एनिमलिया, फर्दर प्लांट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, हर्ब, श्रब एंड ट्री, और एनिमल फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, विथ रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड। विथ रेड ब्लड के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? ह्यूमन, लायन यानी कि कार्निवर, यानी कि सारे के सारे मैमल्स, रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए।
और अगर हम विदाउट रेड ब्लड के बारे में बात करें तो ऑक्टोपस, जेलीफिश, इंसेक्ट्स वो क्या है, विदाउट रेड ब्लड वाला है, ठीक है। ये किसका था, एरिस्टोटल का था। उसके बाद एक बंदा आता है 18th सेंचुरी में जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बोला मैं दूंगा तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही, उन्होंने ऐसा बोला कि मैं दूंगा तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन उन्होंने कौन से बेसिस पे दिया, उन्होंने एक और कैरेक्टर ऐड किया, उसका नाम था सेल वॉल, ठीक है। तो टू किंगडम सिस्टम फॉर्मलाइज्ड फ्रेमवर्क बट फंडामेंटली लिमिटेड बाय अर्ली टेक्नोलॉजी, यानी कि भाई उन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे, उन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे क्या किया है, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो उन्होंने क्या किया कि भाई जिसके पास भी सेल वॉल है, जिसके पास भी सेल वॉल है वो सारे क्या हो गए, वो सारे क्या हो गए, प्लांट, और जिसके पास भी सेल वॉल नहीं है वो सारी क्या हो गए, एनिमल्स। उन्होंने बोला मैं रखूंगा प्लांट और एनिमल से, लेकिन मैं ब्लड के बेसिस पे तो रखूंगा ही रखूंगा, उसके अलावा क्या करूंगा, सेल वॉल भी डाल दूंगा। तो जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट किंगडम में चले जाएंगे, जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमल किंगडम में चले जाएंगे। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है भाई, यहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिया। प्रोकैरियोट यानी कि भाई एकदम प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसके पास होगा, और यूकैरियोट्स यानी कि उसके पास हाईली डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। प्रोकैरियोट यानी कि उसके पास या तो क्या बोलते हैं कि लो डेवलप होगा, या तो फिर उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं होगा। तो वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को उन्होंने अलग नहीं किया, दोनों को साथ में ही रखा, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला यूनिसेल्युलर वर्टिस मल्टी सेल्युलर का नहीं बताया, यानी कि कुछ सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उन्होंने उन दोनों के बीच का भी डिफरेंस नहीं बताया, उन्होंने सबको एक साथ ही रख दिया, सेल वॉल के बेसिस पे किया था तब भी। और तीसरा क्या बताया कि फंजाई की प्रॉब्लम थी, उन्होंने क्या किया भाई, सम फंजाइज आर द ऑटोट्रोपिक, सम फंजाई आर हिट्रोट्रोपिक, ठीक है, यानी कि कुछ अपने आप से खाना बनाती है तो कुछ दूसरों पे डिपेंड रह के खाना बनाती है। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी फंजाई थी उसको क्या कर दिया, प्लांट किंगडम में डाल दिया। प्लांट्स में तो आते हैं ट्री, और ऑल द ट्रीज आर ऑटोट्रोपिक, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर फंजाई क्या थी, मिसक्लासिफाई हो चुकी थी, क्यों, क्योंकि सम फंजाइज आर हिटेरोट्रोपिक, तो उसको आप ऑटोट्रोपिक के साथ रख नहीं सकते। तो जो कैरोलस लिनियस ने, या आप बोल सकते हो कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसकी क्या अभी तीन लिमिटेशन थी। फर्स्ट क्या था कि भाई जो हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का डिफरेंस नहीं बता रहा था। दूसरा यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का डिफरेंस भी नहीं बता रहा था, दोनों ही अलग है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स अलग है, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर अलग है। सुनने में सेम लगता है कि भाई इसमें डिफरेंट क्या है, लेकिन प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन यूकैरियोट्स के बारे में बात करें तो एकदम हाईली डेवलप्ड और हाईली इवोल्व्ड न्यूक्लियस, तो उसके बारे में बात नहीं की थी। फिर यूनिसेल्युलर वर्सेस मल्टी सेल्युलर, यानी कि सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसके पास एक सेल है और जिसके पास एक से ज्यादा सेल है, दो या दो से ज्यादा सेल है, तो उनको भी उन्होंने सेम रख दिया था, वो भी पॉसिबल नहीं है। और तीसरा क्या था कि फंजाई हिटेरोट्रोपिक होती है, कुछ फंजाई हिटेरोट्रोपिक होती है, लेकिन उन्होंने उसको भी ऑटोट्रोपिक में डाल दिया था, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है इतना? हाँ सर क्लियर है, ओके। उसके बाद तीसरे भाई आते हैं, तीसरे भाई का नाम क्या था भाई, RH व्हिटेकर। उन्होंने 1969 में क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, द मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड फॉर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि अभी जो हम क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो कौन सी है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, RH व्हिटेकर ने। कब दिया था, 1969 में RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या क्या बोला था भाई, तो कौन से 5 किंगडम दिए थे, किंगडम मोनेरा जो इंक्लूड करता है सारे के सारे बैक्टीरिया को, फिर आता है किंगडम प्रोटिस्टा जिसका एग्जांपल है अपने डायनोफ्लेजेट्स हो गए, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, वो सारे हो गए। फिर आती है फंजाई, फंजाई यानी कि जितने भी फंगस है वो सारे एक किंगडम में आ गए। फिर आता है हमारा किंगडम प्लांटिया, यानी कि जितने भी प्लांट्स है, आल्गल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ये सारे के सारे प्लांट्स कहाँ पर आ जाते हैं, हमारे किंगडम प्लांट में। और किंगडम एनिमल है, यानी कि हमारे रेप्टाइल, हमारे मेमल्स, हमारे एव्स, हमारे क्या बोलते हैं एम्फीबियंस बोल लो,
फिर एकाइनोडर्मेट्स बोल दो, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, ये जितने भी एनिमल्स है वो सारे कहाँ आएंगे, किंगडम एनिमलिया में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था भाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, तो भाई यहाँ पर हिस्ट्री टाइमलाइन अगर की हम बात करें, हिस्ट्री टाइमलाइन के बारे में बात करें तो 3 साइंटिस्ट आए। कौन से? एक फादर ऑफ टेक्सोनोमी, कौन थे, एरिस्टोटल। उन्होंने क्या बोला, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांट या किंगडम एनिमलिया। प्लांट को उन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया, हर्ब, श्रब एंड ट्री, और एनिमल्स को उन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया, विथ रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड। फिर आते हैं भाई कौन, कैरोलस लिनियस 18th सेंचुरी में। वो बोलते हैं कि आपका सही है, लेकिन मैं कुछ एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगा, वो क्या थी, सेल वॉल। तो विथ सेल वॉल सारे चले जाएंगे किंगडम प्लांट में, और विदाउट सेल वॉल सारे चले जाएंगे किंगडम एनिमल में। ये भी सही है, लेकिन उसकी 3 लिमिटेशंस आ गई भाई। कौन सी? एक तो प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट का डिफरेंस क्लियर नहीं था, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का डिफरेंस भी क्लियर नहीं था, और उन्होंने फंजाई को क्या कर दिया, मिस क्लासिफाई कर दिया। हाँ, फंजाई के पास सेल वॉल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किंगडम प्लांट में आ जाए, वो अलग ही अपना किंगडम बनाएगी। ठीक है, वो आगे जाके किसने बोला, आरएच व्हिटेकर ने, और उन्होंने क्या कर दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। बोल रहे हैं कि आप ये जो कब से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो कि ये इसमें आएगा, इसमें आएगा, रुको मैं बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होना चाहिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आएंगे, फिर आएगा किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें सिंगल सेल्यूलर यूकैरियोट्स आएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, भाई सिंगल सेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि फंजाई एक अपना किंगडम लेके आएगी, फिर प्लांट किंगडम जिसमें सारे प्लांट होंगे, और फिर किंगडम एनिमल जिसमें सारे के सारे एनिमल्स आएंगे। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए आरएच व्हिटेकर जो है, उन्होंने कौन से क्राइटेरिया को स्टडी किया, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो वो क्राइटेरिया है ये, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम सबको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो हमारे पास उन्होंने 5 किंगडम दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया। ओके, अब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल टाइप के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो जो मोनेरा है उसके पास प्रोकैरियोटिक काइंड ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, और बाकी के जितने भी है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया, वो सारे कैसे है, यूकैरियोटिक, यानी कि उसका न्यूक्लियस हाईली डेवलप्ड है, हाईली इवोल्व्ड है। लेकिन मोनेरा के पास या तो न्यूक्लियस नहीं है, और अगर है तो एकदम प्रिमिटिव है, यानी कि एकदम क्या बोलते हैं कि एकदम इवोल्व नहीं, एकदम प्रिमिटिव, एकदम बेसिक लेवल का है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक क्राइटेरिया था, वो था सेल वॉल के बारे में। तो हमने बोला कि हमको ये पता है कि सर सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है। नहीं बेटा, यहाँ देखो, सेल वॉल मोनेरा के अंदर भी, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकती है। प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट है उनके पास सेल वॉल होगी, फंजाई के पास भी सेल वॉल होगी, और प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होगी, पर एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होगी। ओके सर, लेकिन अगर हम बात करें मोनेरा के बारे में, तो मोनेरा के अंदर जो सेल वॉल बनी है वो किसकी बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड की बनी हुई है। अगर हम फंजाई की सेल वॉल के बारे में बात करें तो फंजाई की सेल वॉल बनी है काइटिन की, और अगर हम प्लांट की सेल वॉल के बारे में बात करें तो प्लांट की सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज की। इतना क्लियर है भाई। तो सेल टाइप मोनेरा प्रोकैरियोटिक थे, बाकी के सारे यूकैरियोटिक थे। फिर सेल वॉल उन्होंने देखा तो पता चला कि मोनेरा के पास सेल वॉल है, वो सेल्यूलोज की नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, नॉन सेल्यूलोजिक, यानी कि सेल्यूलोज की नहीं है। तो किसकी है भाई, तो है पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड की। फिर प्रोटिस्ट में है तो देखा सबके पास नहीं है, कुछ है उसके पास है, कुछ है उसके पास नहीं है। फिर आए वो फंजाई में तो देखा फंजाई के पास है पर वो काइटिन की बनी हुई है। फिर प्लांट में तो होती है सेल्यूलोज की, और उन्होंने बोला एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। फिर उन्होंने तीसरा कैरेक्टर लिया, वो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस का जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मोनेरा के बारे में बात करें तो उसमें तो एब्सेंट ही होगा, जब भाई तुम्हारे पास न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मैं तुम्हें पूछूंगा क्या, तो इसीलिए इसके पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलने वाली ही नहीं है। बाकी की चारों के चारों में अपना प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया, चारों के पास न्यूक्लियस है। हाँ भाई है, क्यों, क्योंकि वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोट यहाँ पर देख रहे हो, ये सेल है, ये डॉट क्या है, ये सेल है। तो देखो ये सिर्फ सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस है, चारों में न्यूक्लियस है। इसका मतलब कि ये यूकैरियोट्स है, तो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होनी ही चाहिए, और है भी। उसके बाद उन्होंने फोर्थ लिया था
कैरेक्टर वो कौन सा था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि अब एक बात समझ लो कि जब भी हमारी बॉडी बनती है तो अब मैं बात करता हूं, चलो कि भाई ये है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिज्म बना कहां से? सर ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम से बना है। सर ये ऑर्गन सिस्टम किससे बना है? सर ये ऑर्गन सिस्टम बना है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से। ओके, ये ऑर्गन किसके बने हुए? सर ऑर्गन बने हुए टिश्यू के। तो ये टिश्यू किसकी बनी हुई है? सर टिश्यू बनी हुई है सेल्स की। चलो सेल्स, सर ये सेल्स एटम के बने हुए, वो थोड़ा आगे चले जाएगा, हम सेल तक लिमिट है। ओके, तो ऑर्गेनिज्म बना है ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम बना है ऑर्गन से, ऑर्गन बने हैं टिश्यू से और टिश्यू बनी है सेल से। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, देखो आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो मोनेरा सेल है, सिंगल सेलुलर है, उसके पास बस सेल ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद अगर हम आते हैं प्रोटिस्ट में, तो प्रोटिस्ट अभी सेलुलर है, उसके पास सेल के अलावा और कुछ चीज नहीं है, ठीक है, कोई टिश्यू नहीं है, कोई और चीज, यानी कि टिश्यू हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया या ऑर्गन्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम आते हैं फंजाई में, तो मल्टी सेल्युलर है, लेकिन उसके पास कैसी होगी? लूज टिश्यू, यानी कि उसके पास सेल से एक लेवल ऊपर, देखा ना। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि फॉर एग्जाम्पल ये हो गया मेरा एक सेल, ठीक है, तो सेल हो गए। ऐसे बहुत सारे सेल जब मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे सेल मिल गए एक दूसरे के साथ, तो क्या बन गया भाई? सर ये तो कुछ बन रहा है लेकिन पता नहीं क्या बन रहा है। तो ये बन गई ना हमारी टिश्यू। क्या बन गई है? एक टिश्यू बन गई। अब ऐसी बहुत सारी टिश्यू बनी तो क्या बना भाई? तो भाई सर ये कुछ आप ऐसा कुछ बना रहे हो, सर ये तो आपने गन बना दी। लेकिन फॉर एग्जांपल समझ लो कि हमारा लीवर है, हाँ सर ये लीवर बना, फिर लीवर से भाई हमारा पूरा क्या बना? डाइजेस्टिव सिस्टम बना। सर सिर्फ लीवर से थोड़ी ना बनता है, लेकिन बेटा लीवर के अलावा भी बहुत कुछ होता है ना, जैसा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, इसोफेगस, बकल केविटी, अपना रेक्टम, ये सारी चीज मिलकर क्या बनेगी? डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगी। अब सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम तो ह्यूमन के पास होगी नहीं, ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगी। तो ऐसी बहुत सारी टिश्यू बन के बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो सारे बनेंगे। फिर क्या होगा? वो ऑर्गन अपने अपने हिसाब से कोई एक सिस्टम बनेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनी, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनी, सर्कुलेटरी सिस्टम बनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनी, ये सारी सिस्टम एक साथ आ जाएगी तो क्या बना देंगे? ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं कि सबसे हाईली इवोल्व स्टेज है, सबसे लास्ट स्टेज है, उससे आगे अब कुछ नहीं बन सकता। ऑर्गेनिज्म से और आगे क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म और आगे ऑर्गेनिज्म को ही बोन दे सकता है, तो उससे आगे तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है भाई कि जो मोनेरा है वो सेल्यूलर है, यानी कि उसके पास सेल्स ही है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्रोटिस्ट, उसके पास भी सिर्फ सेल्स ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम फंजाई में आते हैं तो उसमें एक स्टेज का इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि उसके पास सेल्स तो है, उसके अलावा थोड़े लूजली क्या है? टिश्यूज है, यानी कि थोड़ी प्रिमिटिव लेवल की क्या उसके पास? टिश्यूज है। फिर उसके आगे आते हैं प्लांट्स में आते हैं, तो उसके पास क्या है? सेल्स, सेल से बने हुए टिश्यू और टिश्यू से बने हुए ऑर्गन, यहां तक का उसके पास अपग्रेडेशन है। और अगर हम एनिमल्स के पास जाते हैं तो सेल है, सेल से बनी हुई टिश्यू भी है, टिश्यू से बने हुए ऑर्गन भी है, और ऑर्गन से बना हुआ ऑर्गन सिस्टम भी उसके पास है। जैसे हम बोलते हैं ना हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसकी बनी? अलग अलग ऑर्गन, हमारा नोज, हमारा नोजल पैसेज, हमारा फेरिंग्स, हमारा लेरिंग्स, हमारा वॉइस बॉक्स, फिर हमारी इसोफेगस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वोली, लंग्स, ये सारे क्या है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। तो ऐसे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? एनिमल बनाएंगे। तो उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा कि कौन से लेवल का बॉडी है, सेल्यूलर लेवल का है, टिश्यू ग्रेड का है, ऑर्गन ग्रेड का है, या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का है, ठीक है। उनके बेसिस पे उन्होंने उसको क्लासिफाई किया, और लास्ट में उन्होंने क्या किया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि वो ऑटोट्रोपिक है या हिटेरोट्रोपिक है, ये देखा उन्होंने। तो उनको पता चला कि भाई जितने भी बैक्टीरिया है उसके पास दो टाइप से, या तो ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं
और सम ऑफ हेटेरोट्रोपिक है। प्रोटिस्टा के बारे में बात किया तो प्रोटिस्टा क्या है भाई, ऑटोट्रोपिक भी है हेटेरोट्रोपिक भी है। ये देखो फंजाई, फंजाई क्या है, हेटेरोट्रोपिक है, लेकिन लिनियस ने उसको प्लांट में डाल दिया था जस्ट बिकॉज उसके पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट है तो उन्होंने क्या कर दिया था, फंजाई को प्लांट के साथ मिक्स कर दिया था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फंजाई आर द हेटेरोट्रोपिक एंड प्लांट्स आर द ऑटोट्रोपिक, तो ये पॉसिबल नहीं है। और एनिमल्स के बारे में बात करें तो एनिमल्स तो कंप्लीटली हेटेरोट्रोपिक ही है, उसके अंदर कोई ऑटोट्रोपिक का चांस नहीं है। तो 5 कैरेक्टर, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 5 कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसमें इंक्लूड किया किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमलिया। इतना क्लियर है भाई? ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट किंगडम क्या है, हमारा किंगडम मोनेरा, द डोमेन ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स का डोमेन, प्रोकैरियोट्स के राजा, जितने भी प्रोकैरियोट्स है, किंगडम मोनेरा। क्लियर है इतना? ओके, किंगडम मोनेरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई वो एक तो यूनिसेल्युलर है भाई, हाँ यूनिसेल्युलर है, उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है भाई। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी कि कौन सी, तो भाई हमारा सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, तो ये क्या हो गया हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बारे में हमें पता ही है, लाइसोसोम्स, ईआर, गोल्जी, राइबोसोम्स, ये सारी सेंट्रियोल्स, ये सारी ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम मोनेरा के बारे में बात करते हैं तो इसके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। तो अगर हम बात करें तो ये जितनी भी ऑर्गेनेल्स है, ये क्या है भाई, मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन बाउंड है। सेंट्रियोल भी मेम्ब्रेन बाउंड है, एम भी लिख देता हूं। लेकिन जो राइबोसोम्स है वो क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। इसका मतलब कि यहां पर क्या लिखा है भाई कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ही प्रेजेंट होगी। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो भी राइबोसोम्स हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स ही मोनेरा के पास प्रेजेंट होगा। ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा कुछ भी इसके पास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, राइबोसोम्स ही होंगे। पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, यानी कि नॉन सेल्यूलर पेप्टिडोग्लाइकन प्लस अमाइनो एसिड की सेल वॉल बनी होती है, तो इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन और अमाइनो एसिड की होती है। और रिप्रोडक्शन मेनली बाय द बाइनरी फ्यूजन, रिप्रोडक्शन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, उसके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई कि ये कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते हैं। ओके भाई, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अरे ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आता है एनाटॉमी ऑफ मोनेरा। एनाटॉमी बोल सकते हो या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ मोनेरा। तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनेरा के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो इसके पास एक तो न्यूक्लियोइड होता है, जो क्या है भाई, डीएनए इज कंप्लीटली नेकेड एंड नॉट एनक्लोज्ड विद द न्यूक्लियस। ओके भाई, चलिए यहाँ पर आते हैं। ये हमारा सेल है, हाँ भाई ये हमारा सेल है, इसके अंदर क्या है भाई, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई, ये हमारा है गया जेनेटिक मटेरियल, यानी कि भाई डीएनए, ऐसा कुछ हो गया। हाँ भाई, हाँ ये हमारा सर डीएनए हो गया। ओके, तो हमारा डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, पैक है, यानी कि वो सेफ है, वो नेकेड नहीं है, यानी कि फ्री नहीं है, मेम्ब्रेन के अंदर है। लेकिन जब हम मोनेरन्स के बारे में बात करते हैं तो उसका न्यूक्लियस एकदम फ्री है, ये उसका सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन हो गई, लेकिन उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्री है, उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल फ्री है, इसीलिए क्या लिखा है भाई, वो नेकेड रहता है। इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, 70s होते हैं सर, 70s राइबोसोम्स, यानी कि सर 70s राइबोसोम्स, सर 70s तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर हम अपने चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ समझ लो कि ये राइबोसोम है, तो इसका स्मॉल सब यूनिट हो गया, ये उसका लार्ज सब यूनिट हो गया, ठीक है। तो जो 70s राइबोसोम्स है, 70s राइबोसोम्स, तो ये हो गया
50s, ये हो गया 30s। तो स्मॉल सब यूनिट 30s का है, लार्ज सब यूनिट 50s का है, दोनों को मिला के 70s का क्या बनता है हमारा राइबोसोम बनता है। सर लेकिन 50 होता तो 80 होते, हाँ बेटा 80 होता है, लेकिन सम पोर्शन ऑफ बोथ द सब यूनिट ओवरले होता है यहाँ पर, तो उसको हम इतने पोर्शन को हम नहीं गिनते हैं। और सर ये एस क्या है, एस स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन 8 चैप्टर में कि सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है वगैरह वगैरह। लेकिन उसके पास 70s न्यूक्लियस राइबोसोम्स कुछ इस प्रकार से होता है कि उसका जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s का बना होता है, जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30s का बना होता है, और ऐसे मिलके उसके पास 70s का क्या होता है राइबोसोम्स होता है। उसके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, हमें पता है सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है भाई, पेप्टिडोग्लाइकेन और अमीनो एसिड की बनी होती है, जो रिजिड होती है और प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके बाद उसके पास क्या है भाई, फ्लैजेला भी है। फ्लैजेला क्या है भाई कि भाई वो मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट इन अ मोटाइल बैक्टीरिया, यानी कि अगर बैक्टीरिया मोटाइल है वो मूवमेंट कर सकता है तो इसके पास क्या होगी फ्लैजेला, और फ्लैजेला की हेल्प से ही वो क्या करेगा मूवमेंट करेगा। इसके अलावा इसके पास साइटोप्लाज्म है, कैप्सूल वो है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरिया जो भी होते हैं उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहता है, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम के अलावा, ठीक है। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक क्या है जैसे हमारी फोर में एक स्पेरविल रहता है, अगर पंक्चर हो गया तो हम उसको लगा सकते थे, इसका ऐसा नहीं है। लेकिन प्लाज्मिड का यूज हम फर्दर हमारी जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी अच्छी स्टडीज है उसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारी डिजायर स्पीसीज जैसा कुछ बनाना हो तो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट क्या है, स्ट्रिक्टली लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्जी बॉडीज। व्हाई, इसके पास क्यों नहीं होती, एज वी डिस्कस्ड कि ये सारी की सारी क्या है मेम्ब्रेन बाउंड है, और जो यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स है उसके पास तो क्या होगी भाई, सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया, अरे अच्छा इससे आगे था, ओके नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ही होगी, यानी कि राइबोसोम्स होगी उसके पास गोल्जी, ईआर या माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये फ्लैजेला हो गई, उसका ये सेल मेम्ब्रेन हो गई या इसकी सेल वॉल हो गई, ठीक है। कैप्सूल यानी कि उसका आउटर लेयर हो गया, ये देखिए ये फ्लैजेला है, प्लाज्मिड हमें देखने को मिल रहा है, ओके सब कुछ, यानी कि इस फिगर में हमें देखने को मिल रहा है कि बैक्टीरिया के पास क्या क्या हो सकता है, ओके क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजिकल शेप्स। तो फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल शेप्स कितने हैं बैक्टीरिया के, 4 है। अगर वो राउंड यानी कि स्फेरिकल शेप के होंगे तो उसको बोलते हैं कोक्काई बैक्टीरिया। फिर अगर वो रोड शेप के, ठीक है, रोड शेप के होंगे तो उसको क्या बोलते हैं बेसिली बैक्टीरिया, बेसिलस, ठीक है। उसके बाद अगर वो स्पाइरल शेप के होंगे, स्पाइरल शेप्स के हैं, और उसके पास क्या है फ्लैजेला, उसके एंड में क्या है भाई, ये देखो ये फ्लैजेला है, अब भाई ये भी फ्लैजेला है, ये भी फ्लैजेला है, ये भी फ्लैजेला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्पाइरिलिया। और अगर ऐसा कुछ वो कोमा शेप का है, ऐसे कोमा शेप के बैक्टीरिया तो उसको हम क्या बोलते हैं विब्रियो, ठीक है। तो बैक्टीरिया के 4 शेप कौन से, कोकाई, बेसिलस, स्पाइरिलिया और विब्रियो, ठीक है। नीचे लिखा है इजी लैंग्वेज में, कोकाई यानी कि स्फेरिकल शेप है, बेसिलस यानी कि रोड शेप हो गया, अगर स्पाइरल शेप के तो उसको स्पाइरिया बोल दिया, और अगर कोमा शेप के तो उसको क्या बोलते थे भाई हम विब्रियो शेप के बैक्टीरिया बोलते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम मेटाबॉलिकल डाइवर्सिटी यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किसमें किंगडम मोनेरा में, ठीक है। तो हमने जो टेबल देखा था उसमें हमने देखा था कि भाई मोनेरा ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम मोनेरा का न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में क्या क्या करते हैं वो, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और कीमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं भाई। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होगा, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो क्या होगा भाई फोटोसिंथेसिस करेगा तो अपना न्यूट्रिएंट लेगा। सिंपल, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं सेम वे कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर कीमोसिंथेसिस की बात करें तो कीमोसिंथेसिस यानी कि भाई वो केमिकल्स का यूज करेगा, क्या करेगा केमिकल का यूज करके वो अपना न्यूट्रिशन लेगा। फिर आते हैं हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। हिट्रोट्रोपिक में पहला क्या है सेपेरोफाइटिक, सेपेरोफाइटिक यानी कि जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से उसके ऊपर अपना न्यूट्रिशन लेने वाले। फिर आते हैं पैरासाइटिक, पैरासाइटिक यानी कि दूसरों पे डिपेंड लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर बॉडी के अंदर या बॉडी के सरफेस पे रहते हैं और उसमें से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। और एक है सिम्बायोटिक्स यानी कि मिलजुल के रहने वाले, उसका एग्जांपल क्या है राइजोबियम है, ठीक है।
पैरासाइटिक का एक एग्जांपल, कोई बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर आता है और फिर हमें डिजीज कर देता है, ठीक है, कोलेरा, टाइफॉइड, ये सारे क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। हाँ भाई, वाह, बैक्टीरियल डिजीज है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में आता है, हमारी बॉडी में खाता पीता है और हमें ही क्या करता है, डिजीज कोज करता है, ठीक है। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में साले छेद करते हैं, बैक्टीरिया पैरासाइटिक कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया को दो में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो इसको क्या और क्या बोल सकते हैं, द एक्सट्रीमोफिल्स, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया, यानी कि आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया को द एक्सट्रीमोफिल्स भी बोला जाता है। नीचे यही लिखा है, possess a unique cell wall structure enabling the extreme survival, यानी कि कौन से एक्सट्रीम सर्वाइवल है, तो एक हो गया हेलोफिल्स, यानी कि जो एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज हो गए, एकदम सोल्टी एनवायरमेंट होगा वहां पर वो सर्वाइव कर लेंगे। फिर है थर्मोएसिडोफिलिस, यानी कि बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स में, यानी कि उबलता हुआ पानी होगा उसमें भी वो सर्वाइव कर सकता है। और थर्ड है मिथेनोजेंस, यानी कि वो कहां पर होंगे, गट ऑफ अ रूमिनेंट्स यानी कि काउ, बफेलो, उसके अंदर, और वो क्या करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हमने जो गाय, काउ का डंग हो गया, बफेलो का डंग हो गया, अगर उसके आसपास से निकलते हैं तो एक थोड़ी बदबू आती है, वो किसकी वजह से आती है भाई, वो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जिन्होंने मीथेन गैस को प्रोड्यूस किया होता है। नहीं सर, हमें जब सर्दी होती है तो सर्दी होती है या गला खराब हो जाता है, गला बैठ जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं आप थोड़े गुनगुने पानी से क्या कीजिए, कुल्ले कीजिए, तो क्या होगा, आपका गला मतलब क्लियर हो जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे। क्यों, तो पर वो तो भाई ये आर्की बैक्टीरिया नहीं होंगे, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया तो 100 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हम जो गुनगुना पानी पीते हैं वो तो कितना होगा, मैक्सिमम 30-40 डिग्री जितना, उतना ही हम पीते हैं ना, उससे ज्यादा तो पीते नहीं है। उसमें हम ऊपर से सोल्ट डालते हैं, लेकिन अगर ये आर्की बैक्टीरिया होगा तो वो तो सोल्टी एनवायरमेंट में भी वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो जो हमें कोज करता है, जो हमें फ्लू करता है, हमारा गला बैठ जाता है, हमारा गला खराब हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया तो नहीं है। तो बचे कौन, यू बैक्टीरिया वही हो सकते हैं, क्योंकि वो सोल्टी एनवायरमेंट में या गर्म एनवायरमेंट में नहीं रह सकते। बैक्टीरिया को अगर आप ठंड में रखो तो ठंड में वो सर्वाइव कर लेंगे बहुत अच्छा, लेकिन अगर उसको थोड़ी गर्मी मिली तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अनलेस और अनटिल वो आर्की बैक्टीरिया होंगे तो ही वो सर्वाइव कर लेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया, उसके 3 टाइप्स, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस, ठीक है। हेलोफिल्स सोल्टी एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, थर्मोएसिडोफिल्स बॉइलिंग टेम्परेचर यानी कि हॉट स्प्रिंग में भी सर्वाइव कर सकता है, और मिथेनोजेंस जो गट ऑफ रूमिनेंट्स यानी कि काउ, बफेलो, उसका जो गट होता है उसके अंदर वो प्रेजेंट रहता है और मिथेन गैस को वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है भाई, ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। इसके थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स है और ये सब जगह मिल जाते हैं, जैसे कि सोइल, वाटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में मिल जाते हैं भाई। फीचर्स इज ए रिजिड सेल वॉल एंड द फ्लेजेला। अगर मोटाइल यू बैक्टीरिया हुआ है तो उसके पास फ्लेजेला होगी, अगर नॉन मोटाइल है तो फ्लेजेला नहीं होगी, सिंपल सी बात है। उसके पास रिजिड सेल वॉल होगी, रिजिड यानी कि एकदम हार्ड, फ्लेक्सिबल नहीं है, ऐसी रिजिड यानी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये पेन है, पेन को मैं ऐसे बेंड नहीं कर सकता, ये रिजिड है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई रबर बैंड हुई तो रबर बैंड को मैं बेंड करूंगा, फिर उसको छोड़ूंगा तो अपने जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाएगी। लेकिन अगर इस पेन को मैंने ऐसे फोल्ड करने की, इसको ऐसे ट्राई की बेंड करने की, तो क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद ये टूट जाएगी, तो इसको मैं सॉलिड रिजिड बोल सकता हूँ। तो उसकी सेल वॉल भी कुछ ऐसी ही होगी, सिंपल स्ट्रक्चर और हाईली फंक्शनली डाइवर्स, यानी कि स्ट्रक्चर एकदम उनका सिंपल है लेकिन उसके फंक्शनिंग डाइवर्स है, यानी कि एक ही सेल है वो अलग अलग फंक्शन करता है, क्योंकि वो भी न्यूट्रिशन लेता है तो उसको भी मेटाबॉलिज्म चाहिए, उसको डाइजेशन भी चाहिए, एसिमिलेशन भी चाहिए और उसके बाद उसका एक्सक्रीशन भी चाहिए। तो एक ही सेल सब कुछ करता है किसमें, बैक्टीरियाज में। ओके, अब यू बैक्टीरिया उसका एक टाइप है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ओके, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में क्या आता है भाई, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लूग्लिन आल्गी। साइनोबैक्टीरिया ये नहीं है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स कंटेनिंग अ क्लोरोफिल सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट, यानी कि जो भी साइनोबैक्टीरिया है उसके पास क्लोरोफिल होगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना न्यूट्रिशन लेगा। कैन बी यूनिसेल्युलर,
कोलोनिकल और फिलामेंटस सराउंडेड बाय अ जिलेटिनियस म्यूसिलिनियस सीट, यानी कि उसके जो आउटर कवरेज है वो जिलेटिन की बनी हुई होगी, ठीक है। वो सिंगल यूनिसेल्युलर से, सारे बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर क्योंकि वो एक ही सेल के बने हुए। कोलोनिकल यानी कि कॉलोनी में, हम भी कोलोनिकल है, हम सोसाइटी में कॉलोनी में रहते, कोलोनिकल है। और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप्स आता है वो होता है, क्या आता है भाई, एक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। दूसरा है, उसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, उसके पास क्या होगी, प्रेजेंस ऑफ हिटेरोसाइट्स होंगे। अगर उसके पास हिटेरोसाइट्स है, ठीक है, ये देखियो, ये है जो जिलेटिन की सीट है, ये जो ब्लू कलर जैसी दिख रही है वो क्या है, उसकी जिलेटिनियस सीट है, ठीक है। अगर उस बैक्टीरिया के पास ऐसे हिटेरोसाइट्स होंगे, हिटेरोसाइट्स, तो वो क्या करेंगे, एनवायरमेंट से क्या करेंगे, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे। नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स कौन से डेरिवेटिव्स भाई, तो नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स यानी कि NO2 NH3 NO, ठीक है, NO2 माइनस, ठीक है, NH3 NH4, ये क्या है, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये सारे क्या है, उसको वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेंगे और रिलीज क्या करेंगे, रिलीज करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, नाइट्रोजन। यानी कि एनवायरमेंट में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। कैसे भाई, अगर हमारी सोइल हो गई, अगर ये सोइल में है तो सोइल में से इन्होंने अमोनिया, अगर हमने, अब सिंपल सी बात, हमारे पास फार्म लैंड है तो फार्म लैंड में हमने अमोनिया, अब हमने कोई क्रॉप लगाया है तो हम पापा दादा कोई भी फार्मिंग करते हैं तो फार्मर क्या करते हैं भाई, उसको और उसमें अमोनिया डालते हैं एज अ खाद, एज अ मेन्योर, ठीक है। हाँ चलो भाई डाला, अब वो अमोनिया को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो भी होगा उसका वो एज ए न्यूट्रिएंट क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, और जो नाइट्रोजन है उसको क्या कर देंगे, वो एनवायरमेंट में क्या कर देंगे, वो उसको रिलीज कर देंगे। तो नाइट्रोजन का रिलीज एनवायरमेंट में हुआ, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं एनवायरमेंट में, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया। उसके एग्जांपल क्या क्या है, तो भाई जैसे एनाबिना हो गए, नॉन स्टॉक हो गए, तो ये क्या है भाई, उसके एग्जांपल है, किसके, नाइट्रोजन फिक्सेटिव के। ओके, दूसरा टाइप होता है वो होता है कीमोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, जैसे कि भाई तो जैसे कि ये साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ऐसे जो कीमोसिंथेसिस होता है, क्या, कीमोसिंथेसिस, तो इसमें बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो एनवायरमेंट में क्या, तो एनवायरमेंट में अगर नाइट्रोजन हुआ, आयन हो गया, फिर सल्फर, फॉस्फोरस, तो क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे एज अ न्यूट्रिएंट। यानी कि वो केमिकल से अपना क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस। कीमो यानी कि केमिकल, तो केमिकल का एज ए न्यूट्रिशन यूज करने वाले बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो दो टाइप्स, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के तीन टाइप्स हो गए फर्दर, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस। आर्कीबैक्टीरिया के हो गए। यू बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो यू बैक्टीरिया के फर्दर कितने टाइप्स है भाई, दो टाइप्स हो गए, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का एज अ न्यूट्रिएंट यूज करते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं कीमोसिंथेटिक। जैसे हमने बात की, तो कीमोसिंथेटिक में क्या है भाई कि इंडिपेंडेंट ऑफ अ सनलाइट, उसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रोजन, नाइट्राइट्स, अमोनिया। क्या करेंगे, नाइट्रोजन हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, अमोनिया हो गए, उसको वो यूज करेंगे, उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे एज अ न्यूट्रिएंट। के बारे में इकोलॉजिकल इंपोर्टेंट क्या है भाई, फंडामेंटली वाइटल फॉर द रिसाइक्लिंग क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर बैक इनटू द इकोसिस्टम। यानी कि जो इसके डेरिवेटिव्स हो गए ना, नाइट्रोजन के, फॉस्फोरस के, सल्फर के, आयन के, उसका डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे और उसके बाद उसको वापस
क्या करेंगे, एनवायरमेंट में रिलीज करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया अलग है, साइनोबैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तीनों अलग अलग है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है भाई, ब्लू ग्रीन आर्गी हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेटिव में अपना नॉनस्टॉक और एनाबिन हो गया, और बाकी बचे अपने ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अब बैक्टीरिया कुछ जगह पर सही भी है, कुछ जगह पर गलत भी है, यानी कि बैक्टीरिया कुछ हमें बेनिफिशियल भी है, कुछ नॉन बेनिफिशियल यानी कि हार्मफुल इफेक्ट भी देते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिक और डेड मैटर यानी कि सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर। तो अच्छी बात है ना कि कोई ऑर्गेनिज्म या कुछ मर गया है तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, वो अच्छा होगा, वो खा जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, क्लीन एनवायरमेंट रहेगा। उस दूसरा क्या है भाई कि मिल्क से हमें कर्ड बनाना है, तो उसके लिए भी हमारे पास होना चाहिए जो कौन से, लैक्टोबैसिलस, जो हमारे बटर मिल्क में भी मिलता है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स यानी कि हमें दवाई बनाने में भी काम लगता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, फ्रॉम इन द लेगुम रूट्स, यानी कि नाइट्रोजन का एनवायरमेंट में क्या करता है, फिक्सेशन करता है। सबसे ज्यादा जो सोलेनेसी यानी कि जो हमारी पीनट्स हो गई, जो सोलेनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स है उनको नाइट्रोजन चाहिए, तो उसके आसपास ये नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि एनाबिना और नॉनस्टॉक। तो जो सोलेनेसी कुल की प्लांट्स है सोलेनेसी फैमिली के, उसके आसपास ये एनाबिना नॉनस्टॉक ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। हार्मफुल रोल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो पैरासाइटिक पैथोजेंस दैट कोज अ सेवरल डिजीज, जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, टिटेनस हो गया, और साइट्रस कैंसर इन प्लांट, ठीक है। तो बैक्टीरिया के हार्मफुल रोल्स में क्या होता है भाई कि वो हमें डिजीज ही कोज करेंगे, उसके अलावा उसका हार्मफुल नहीं है। लेकिन बेनिफिशियल देखे तो भाई वो सेप्रोफाइटिक है, तो डीकम्पोजर्स यानी कि जो डेड मटेरियल उसके ऊपर फीड करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद मिल्क में से कर्ड बनाने के लिए काम आते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बनाने में काम आते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी वो काम लगते हैं। और सबसे लास्ट जो हम बात कर रहे थे उसका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। तो उसका रिप्रोडक्शन कैसा है भाई, बाइनरी फ्यूजन से है, यानी कि ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, हाँ सर ये बैक्टीरिया है, तो ये क्या हो गया, उसका डीएनए हो गया, हाँ सर ये उसका डीएनए हो गया, ये उसकी सेल वॉल हो गई, ये उसका क्या हो गया भाई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, सर ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये उसका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, हाँ सर। तो अब यहाँ पर सिंपली दिख रहा है ना कि ये जो उसका डीएनए है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा, हाँ डबल हुआ। साइटोप्लाज्म सिंगल ही है, साइटोप्लाज्म एक ही है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस तो है नहीं, तो सिंपल ये क्या करेंगे, अपने डीएनए को डबल कर देंगे, यानी कि डीएनए को रेप्लिकेट कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से कट लगा देंगे, तो दो अलग अलग सर्वाइवल हो जाएगा। तो सेम वे क्या होगा भाई, इसका फर्दर यहाँ से डिवीजन, यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी उसका डिवीजन हो सकता है। तो अपने डीएनए कंटेंट को क्या करेगा, वो डबल कर देगा, डबल करेगा, उसके बाद उसको वहां से क्या कर देगा, कट कर देगा, यानी कि वहां से वो डिसअटैच हो जाएगा। तो जो उसका एक साइटोप्लाज्म था, एक सेल वॉल थी, एक सेल मेम्ब्रेन थी, वो वहां से ब्रेक हो जाएगी और दो अलग अलग बैक्टीरिया बन जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। प्रिमिटिव मेथड है, बहुत सिंपल सी मेथड है, रैपिड है और सिंपल सेल्यूलर डिवीजन है, ठीक है। सेल का ही डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए सिंपल सेल्यूलर डिवीजन है। अगर उसके सर्वाइवल के बारे में बात करें तो उसकी सर्वाइवल मैकेनिज्म कैसी है भाई कि वो स्पोर फॉर्मेशन करता है, यानी कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो ऐसे बाइनरी फ्यूजन नहीं करेंगे, वो क्या बना देंगे भाई, स्पोर्स बना देंगे। तो क्या है भाई, डिप्लॉयड एक्सक्लूसिवली अंडर द अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन टू एंश्योर द सर्वाइवल, यानी कि स्पोर बना देंगे। तो ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा, आप उसको पता चला कि भाई ये अनफेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पर मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, तो क्या बना देंगे, स्पोर बना देंगे, उसके अंदर पड़े रहेंगे, वो अपना फर्दर लाइफ साइकिल कंटिन्यू नहीं करेंगे। जैसे ही उसको पता चला कि अब फेवरेबल कंडीशन हो चुकी है, वो अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर देंगे, तो वापिस बैक्टीरिया बन जाएंगे। ओके, जीनेटिक एक्सचेंज यानी कि एग्जिबिट प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर बिटवीन द बैक्टीरिया। कभी कभी वो क्या करते हैं भाई, जेनेटिक एक्सचेंज भी कर लेते हैं, यानी कि जो डीएनए है वो डायरेक्ट एक दूसरे के अंदर क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, बट बहुत ही प्रिमिटिव है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है ना कि हम डीएनए एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं भाई, हम ऐसा बोलते हैं कि स्पर्म और ओवम को एक साथ मतलब रिलीज करते हैं, स्पर्म ओवम के पास जाता है, उसको फर्टिलाइज करता है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है,
वो डीएनए के एक्सचेंज ही होता है। तो सेम वे कभी कभी बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, डायरेक्ट डीएनए की ट्रांसफर कर लेते हैं और क्या करते हैं, नया बैक्टीरिया बना देते हैं। ठीक है, तो एकदम प्रिमिटिव काइंड का उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा भाई, आज हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा, थोड़ी हिस्ट्री टाइमलाइन पढ़ी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने दिया, उसमें उन्होंने कौन से क्राइटेरिया सेट किए थे वो पढ़ा, क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने कैसे उसको क्लासिफाई किया वो पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट किंगडम दिया था वो था किंगडम मोनेरा। उसके बारे में हमने देखा, मोनेरा को फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया उन्होंने, कौन से आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को भी उन्होंने फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया, कौन से हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस। हेलोफिल्स यानी कि सोल्ट वाटर में रहने वाले, थर्मोएसिडोफिल्स यानी कि एकदम हॉट वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और मिथेनोजेंस यानी कि जो रूमिनेंट्स काऊ बफेलो हो गए उसके गट में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद उन्होंने यू बैक्टीरिया को उन्होंने फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया, क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करके, जैसे प्लांट के पास क्लोरोफिल है, ऐसे बैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल होगा तो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे। और अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करेंगे अपने खाने के लिए, और उसके बाद उसमें से कुछ ना कुछ एनवायरमेंट में रिलीज करेंगे, जैसे कि सल्फर हो गया, आयरन, ऐसा कुछ भी वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भाई हार्मफुल इफेक्ट कौन सी है और उसकी यूजफुल कितने हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल। तो रिप्रोडक्शन सिंपली बाइनरी फ्यूजन से करते हैं, और समटाइम्स दे शो अ प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा किंगडम मोनेरा। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस our second kingdom, which is kingdom fungi. Okay, thank you.